नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नई किरण चैनल पर मैं आलोक त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नई किरण में एक प्रश्न जो पूछा जाता है आईसीएसई की परीक्षा में, सीबीएसई की परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जाता है। आईसीएसई की परीक्षा में भी ये प्रश्न 15 अंकों का होता है, जो कहानी लेखन से जुड़ा है। और इससे जुड़े हुए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कभी-कभी कुछ वाक्य दिए रहते हैं और कहा जाता है कि एक कहानी लिखिए जिसमें इस वाक्य से कहानी का प्रारंभ हो, या अंत में जान बची तो लाखों पाए आपने ऐसा महसूस किया। तो कहानी का अंत किसी निश्चित वाक्य से हो, जैसे जीवन की सारी वस्तुएं सिर्फ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ऐसे ही लोकोक्तियों पर आधारित कहानी, इससे जुड़ा भी प्रश्न आता है। कभी-कभी जैसे कहते हैं कि अपने घर में, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। ये लोकोक्ति है, इस पर आधारित एक कहानी लिखिए। फिर कभी-कभी प्रश्न आता है कि जैसे अ, अ, कह सकते हैं आपकी परिश्रम ही सफलता का सोपान है। तो ये एक सूक्ति है, इसको आधार बनाकर आप कहानी लिखिए। तो मुख्य रूप से जो कहानी लेखन, अब विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित शब्द, जो 250 शब्दों की सीमा है, उस शब्द सीमा के अंतर्गत वह इन्हीं इनमें से कोई एक बिंदु पर किसी एक प्रकार से कहानी लेखन के लिए आता है। तो ये कहानी लेखन किस प्रकार से किया जाए, और इसके लिए आईसीएसई में अंकों की संख्या निर्धारित है, वो है 15 अंक आईसीएसई में मिलते हैं इस काम को करने के लिए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय बनता है। यदि आप इस प्रश्न को ठीक तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो आपको इस 15 में से अच्छे अंक मिल जाते हैं। कभी-कभी मात्राओं की गलतियाँ आदि नहीं होती हैं, तो आप 15 के 15 अंक प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा 14 अंक प्राप्त करना बड़ा ही आसान है। और इसमें एक प्रकार का और कहानी लेखन का माध्यम बनता है, जिसमें चित्र भी दिया होता है और चित्र पर उस पे आधारित एक कहानी लिखिए जिसका सीधा और स्पष्ट संबंध चित्र से हो। तो ये पहले कहानी लेखन की शुरुआत में जाने से पहले मैंने सोचा कि प्रश्न के प्रारूप के बारे में आपको बता दिया जाए, जिससे आप यह जान पाएँ कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने बताया कि कभी-कभी कुछ लाइनें दी होती हैं, वहाँ पर कहानी का कहेंगे कि इस कहानी की शुरुआत में ये लाइन हो। कभी-कभी कहानी के अंत के लिए कुछ निर्देश दिए होते हैं, कभी लोकोक्तियों पर आधारित कहानी पूछी जाती है, कभी सूक्तियों पर आधारित कहानी पूछी जाती है, और चित्र पर आधारित कहानी अथवा प्रस्ताव तो हमेशा ही परीक्षा में पूछा जाता रहा। पर विद्यार्थियों के लिए सही निर्देश या सही दिशा न मिल पाने से वो 250 शब्द बहुत अधिक हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हम कहानी लेखन कर ही नहीं पाएंगे। और कहानी लेखन करते भी हैं तो औसत दर्जे की कहानी बनती है, जिसके कारण हम अधिक से अधिक अंक नहीं प्राप्त कर पाते। तो किन बातों का ख्याल रखा जाए, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें और कहानी भी आपकी बड़ी ही अच्छी कहानी बने। तो उसमें किन बातों का ख्याल रखना है, या इस प्रश्न का उत्तर लिखने के दौरान कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी है, उसी को लेकर के ये वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कहानी लेखन का प्रारूप कैसा होता है। तो कहानी लेखन के प्रारूप के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें ये जानने की आवश्यकता है कि कहानी लेखन का प्रारूप जैसे सीबीएसई में होता है, उसमें तो कहते हैं आईसीएसई के विद्यार्थी भी इसका इस प्रकार से प्रारूप बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले लिखें शीर्षक। तो आप कहानी लिखने जा रहे हैं, उसको कौन-सा शीर्षक देंगे? फिर उसके बाद कौन किसने लिखा है, तो आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेखक का नाम भी दिया जा सकता है। साथ ही साथ इसके बाद अब आपको जो मेन कंटेंट है, जो मुख्य विषय वस्तु है, वह आपको 250 शब्दों में पूरी करनी है। और आईसीएसई में तो ये 150 शब्दों तक यह शब्द सीमा होती है, लेकिन अभी आईसीएसई में 250 और सीबीएसई में तो 150 शब्दों की शब्द सीमा होती है। तो अब ये हम करें कि
किस प्रकार से कहानी लिखें जो कि प्रभावशाली हो और अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके। तो इसलिए कहानी में मुख्य रूप से 5 तत्व होते हैं। अगर उन सभी पाँचों तत्वों का हम ठीक तरह से ध्यान दें और उनको सही तरह से प्रस्तुत करें, तो हमारी कहानी सर्वश्रेष्ठ होगी और हम अधिक से अधिक अंक भी अर्जित कर पाएँगे। तो इसमें सबसे पहला 5 में से सबसे पहला तत्व होता है, आप जान लीजिए, पात्र। पात्रों की संख्या, जो पात्रों की योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी में आपके पास लिखने के लिए सिर्फ शब्दों का शब्दों की एक निश्चित सीमा है, इसलिए पात्र हमेशा ही कम रखें। कहानी में पात्रों की संख्या कम से कम होनी चाहिए और क्यों, जिससे आप उस पात्र का ठीक तरीके से परिचय कर पाएँ। और दूसरा विषय होता है, दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है देश-काल। जो देश-काल को आप अंग्रेज़ी में कहेंगे तो सेटिंग्स कहेंगे। तो सेटिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार विद्यार्थी अच्छी तरह से अ, विवरण नहीं प्रस्तुत कर पाते कि किस स्थान पर किस समय में ये घटना हो रही है। अब इसमें एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि कभी-कभी आजकल जैसे नए विद्यार्थी, हमारे नई उम्र के विद्यार्थी होते हैं, अब ऐसे समय में कल्पना शक्तियाँ बड़ी प्रबल होती हैं, तो बड़ी आसानी से वो एलियन की कहानी लिखना चाहते हैं, कुछ अलग तरीके की कह दो विज्ञान पर आधारित कहानियाँ लिखना चाहते हैं, तो उनकी कल्पना शक्ति बहुत बड़ी होती है आपकी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देने की बात है कि जिस कहानी के बारे में आप लिख रहे हैं या जहाँ कहानी लिख रहे हैं, उसे पढ़ने वाला कौन है? तो पढ़ने वाला जो आपका परीक्षक है, उसकी उम्र तो 30 साल से लेकर के 45 साल, 50 साल की होगी। तो ऐसी परिस्थिति में वो बड़ी आसानी से अपने आप को आपके द्वारा लिखी गई एलियंस की कहानी, मंगल ग्रह की कहानी, उस प्रकार की कहानियों से वो बड़ी आसानी से जुड़ नहीं पाता। उसे लगता है कि ये कोरी कल्पना मात्र है। तो परीक्षा में हो सके तो इस प्रकार की चीज़ों को आप अवॉइड करें, क्योंकि ऐसी चीज़ों की उपेक्षा करेंगे तभी आप एक ऐसी कहानी लिख पाएँगे जो बड़ी आसानी से परीक्षक अपने आप को उससे जोड़ पाएगा। तो इसलिए देश-काल निर्धारित करते समय कभी एलियंस और इन सब की कहानियाँ आप अभ्यास के दौरान लिख सकते हैं। मैं आपकी कल्पना के विरोध में नहीं हूँ, परंतु साथ ही साथ समसामयिक घटनाओं से, सामाजिक घटनाओं से, आस-पास होने वाली घटनाओं से जुड़ी जब कहानियाँ लिखी जाती हैं, तो परीक्षक बड़ा प्रभावित होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम जो कहानी का विषय लें, वो आस-पास की घटनाओं से जुड़ा हुआ लें। और इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण विषय होता है कि आपने जब विषय सोच लिया, विषय के बारे में विचार कर लिया, तो विषय के बारे में विचार कर लिया, तो आप इस तरह से आप कहानी का कथानक आपने तैयार कर लिया। कथानक जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं प्लॉट। तो जब कहानी का प्लॉट आपने तैयार कर लिया, तो प्लॉट में बहुत खास चीज़ की ध्यान रखने की बात है कि कहानी की जो कथा वस्तु हो, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग हो, रोचक हो, रुचिकर लगे। किसी विशेष समस्या को लेकर के लिखी गई हो, जिससे जैसे कि दुर्घटना या सामाजिक कुरीतियाँ या समाज में रोज़-रोज़ होने वाले तमाम तरह के अपराध, या हम ये नहीं कहते कि सिर्फ़ नकारात्मकता से जुड़ी कहानी लिखी जाए, परंतु कहानियाँ वो ऐसी हों जो समसामयिकी घटनाओं से जुड़ी हों, समाज से जुड़ी हों, लोगों से जुड़ी हों। तो वो एकदम सिंपल प्लॉट रखें और उसमें इंटरेस्ट भी आपको बनाए रखना है। और चौथा पार्ट होता है कहानी का, चौथा हिस्सा आप मान लीजिए, तो इसमें कहेंगे आप कि जहाँ पर आप समस्या क्रिएट करते हैं, इस प्लॉट में ही देखिए, प्लॉट में 3 भाग कर सकते हैं कि आप इसमें कथानक का विकास करेंगे, आप आपकी स्टोरी डेवलप करेंगे, फिर चरमोत्कर्ष आएगा। चरमोत्कर्ष कब आता है? जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, जब आप एक घटना, दुर्घटना, किसी चीज़ को इसमें अपनी कहानी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो उसमें जो भाव हों, उसके पात्रों पर जो घटना हो रही है, प्रत्येक पात्र पर उसका कैसा भाव पड़ रहा है। ऐसी जगहों पर आप जैसे कह सकते हैं, उसकी आँखें फटी की फटी रह गई, वह दर्द से बिलबिला उठा, वह बहुत दुखी हो गया, उसका चेहरा मुरझा गया। इस तरह से जो जो भावनात्मक
प्रस्तुतिकरण है, वो कि जो घटना हो रही है उसका आपके पात्रों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है, वो जब व्यक्त करेंगे तो कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर हो जाएगी। उस परेशानी को जो कहानी में आपका चरित्र झेल रहा है, उसे पढ़ने वाला भी महसूस कर पाएगा। तो अब इसके बाद तीसरा हिस्सा आता है फलागम का, जिसको आप कहते हैं रिज़ॉल्यूशन या फलागम हम हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में आप क्लाइमेक्स भी कह लेते हैं। तो क्लाइमेक्स भी सबसे महत्वपूर्ण होता है कहानी का अंत। कहानी का अंत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि जब पाठक को आप किसी समस्या में डाल देते हैं, आपका पात्र किसी समस्या में फंसा हुआ है और किस प्रकार से वह उस तकलीफ से, उस परेशानी से बाहर निकलता है, क्या वह निकलने में पूरी तरह से सक्षम हुआ, नहीं हुआ। तो इसलिए कहानी का अंत अधिक कोशिश करें कि आप स्पष्ट हो, एकदम स्पष्ट हो कि आपने कहानी में से अपने पात्र को सही स्थान पर पहुंचा दिया है। अब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। और लेकिन इसमें एक विशेष बात का ध्यान रखें कि कथानक का निर्माण करते समय जो समस्या है, कोशिश करें कि आपकी समस्या एक ही हो। एक से अधिक समस्याएं होंगी तो आप कहानी बहुत छोटी होती है, इसकी परिधि बहुत छोटी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप प्रत्येक समस्या का ठीक तरह से निदान नहीं कर पाएंगे या उसका विवरण नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे। इसलिए समस्या जब भी लें अपने कथानक का निर्माण करते समय, एक ही समस्या लें, एक से अधिक समस्या नहीं लेनी है आपको। और इस तरह से कहानी के इन चारों हिस्सों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी कहानी अच्छी हो पाएगी। आप कहानी शुरू कैसे करें और कहानी लेखन किस प्रकार से करना शुरू किया जाए? तो अब देखिए कहानी की शुरुआत कैसे करते हैं? देखिए मैं बताता हूँ कि कहानी की शुरुआत करने के लिए या ये लेखन के दौरान, ये तो कहानी के तत्व थे जिन्हें आपने देखा, जो आपकी कहानी में सामान्य रूप में जब विद्यार्थी कहानी लिखना शुरू करता है तो उसे इन बातों का ध्यान, किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज़ है कि आपको एक एक विचार आपके मन में आना चाहिए, एक आइडिया जिस पर आप कहानी लिखने वाले हैं, जिसको आप कहते हैं आइडिया। वो विचार, जैसा मैंने बताया कि ये विचार आपका समसामयिक सामाजिक संरचना से जुड़ा हो, जिससे पढ़ने वाला व्यक्ति उससे जुड़ सके। फिर दूसरी बात होती है इंट्रोडक्शन। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पर होता है, जिसको कहते थे हम परिचय। अब परिचय के दौरान, परिचय में यहाँ पर आपको कहानी को इंट्रोड्यूस करना है, शुरू करना है, तो कैसे इंट्रोडक्शन देंगे? देखिए, इसमें किस-किस चीज़ का इंट्रोडक्शन देना है? आपको सेटिंग्स बतानी है, तो सेटिंग्स को इंट्रोड्यूस करना है, फिर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करना है। तो सेटिंग्स को इंट्रोड्यूस करते समय कौन-सा समय है, जैसे कह दो कि बड़ी ठंडी का मौसम है, सर्द हवाएँ चल रही है, कोहरा छाया हुआ है, ऐसे करके, या कौन से स्थान का दृश्य है, या आप एक जब परिचय कर सेटिंग का परिचय कराएँ तो इस तरह से कराएँ कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि वह उस वातावरण में पहुँच चुका है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कहानी का ठीक तरीके से परिचय देना, सेटिंग का और पात्र का परिचय देना। ऐसी परिस्थिति में आपका कौन-सा पात्र है और क्या कर रहा है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि अब आपका पात्र जो कर रहा है उसके बाद अब वहाँ पर आपको कुछ अ, यहाँ से आपकी समस्या को आपको इंट्रोड्यूस करना है, जिसको आप कह सकते हैं कि इनिशिएटिंग एक्शन, कि कैसे हम किसी क्रिया को या किसी कार्य को अचानक किसी के साथ क्या होता है, कौन-सी घटना होती है। अब ये समस्या शुरू करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि इसमें समस्या की शुरुआत में ही आप सीधा ऐसे न कह दें कि बादल फटा, हम छत पर खड़े थे, बादल फटा और आपका पात्र छत पर खड़ा है और सीधे एलियन आके उसके सामने खड़ा हो गया। तो इस तरह की समस्याओं से बचें। समस्या आपकी इस प्रकार से हो जो समाज से, मानवता से जुड़ी होगी, तो जो पढ़ने वाला है, वो बड़ी अच्छी तरह से अपने आप को आपकी कहानी से जोड़ पाएगा। और जो समस्या हो उसे धीरे-धीरे आगे बढ़ानी है आपको। धीरे-धीरे समस्या को अब जब आगे ले जाएँगे, तब वह चरमोत्कर्ष पर पहुँचेगी। जैसे कथानक में आपको मैंने बताया है कि चरमोत्कर्ष, एक जिसको कभी-कभी पताका शब्द भी साहित्य में इस्तेमाल करते हैं,
अब अंग्रेजी में कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एकदम समस्या अपनी चरम सीमा पर है। आपका पात्र पूरी तरह से परेशान है, हैरान है। तो ऐसी परिस्थिति ले आनी है आपको। फिर दूसरी उसके बाद अगली चीज़ होती है कि फॉलिंग एक्शन, जिसको आप कह सकते हो कि अब यहाँ पर फलागम होगा। धीरे-धीरे उस समस्या का समाधान हो रहा है। तो अब समाधान भी इस तरह से हो जो कि आपकी कहानी को उपसंहार की तरफ ले जाए, क्लाइमेक्स की तरफ। इट शुड बी लीडिंग टुवर्ड्स क्लाइमेक्स। ऐसा नहीं हो कि आप समस्या में ही उलझे रह गए और अंत में आकर के आपने एक ही लाइन में, एक ही पंक्तियों में पूरी तरह से आपने बस क्लाइमेक्स लिख दिया कि अब इस तरह से समस्या का समाधान हुआ। तो समस्या फलागम में क्या किया जाता है कि समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। समाधान कुछ इस तरह से हो जिसमें कि एकदम स्पष्टता हो कि आपका पात्र उस समस्या से उबर चुका है, उसकी समस्या समाप्त हो चुकी है। तो ये सैटिस्फाइंग एंडिंग होनी चाहिए, पाठक को पसंद आए। अगर आपकी समस्या इस तरह से समाप्त होती है कि शायद पाठक को न पसंद आए, तो एब्रप्ट एंडिंग करने की बजाय एक सैटिस्फाइंग एंडिंग, जिसमें संतुष्टि हो पाठक को पढ़ने की। तो उसके साथ, उस संतुष्टि के साथ जब उस समस्या का समाधान हो जाएगा, तब आपकी कहानी पूरी हो जाएगी। अब इस समाधान के बाद, अब जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपकी कहानी में पहले से ही निर्धारित है कि आपकी कहानी निम्नलिखित वाक्य से शुरू हो, निम्नलिखित वाक्य से खत्म हो। तो ये इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है। अब अब ये तो आसान सी बात हो गई, लेकिन लोकोक्तियाँ और सूक्तियों से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखते हैं जब आप, तो उसमें थोड़ा-सा आपको प्रारंभ में प्रारूप में एक छोटा-सा परिवर्तन करना होता है। आपको यह लिखना पड़ता है जैसे कि अगर कोई लोकोक्ति है, जैसे कहें कि हाँ, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो अब जैसे ये लोकोक्ति है, तो आपको उस लोकोक्ति को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, फिर उसके बाद उसको समझाना है। 2-3 लाइनों में उसको उसकी व्याख्या करनी है और फिर उसके बाद आपको व्याख्या करेंगे, फिर उसके बाद आप कहानी लेखन करेंगे। जैसा मैंने आपको निर्देश दिया है, उसी के अनुसार कहानी लेखन शुरू करेंगे। और अगर ऐसे ही सूक्ति दी हुई है, तो सूक्ति के बारे में भी आप ऐसे ही सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बनाइए और सूक्ति लिखिए, फिर उसकी व्याख्या कीजिए और फिर कहानी लेखन प्रारंभ कीजिए। तो इस तरह से अगर आप अपना काम करेंगे और कहानी में आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, बड़े कभी-कभी क्या होता है, विद्यार्थी सोचते हैं कि कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अंक मिलेंगे। ऐसा नहीं है, प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करें। शब्द कठिन हैं और आपने उनमें लिंग, वचन इनकी त्रुटियाँ हो गई, जिसकी वजह से, क्योंकि आप शब्द को ठीक तरह से समझ नहीं पाए हैं और आपने उसका प्रयोग किया है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं। आप और इसको अवतरणबद्ध रखें। मैंने कई बार देखा है विद्यार्थियों की करेक्शन के दौरान, बोर्ड की कॉपियों के करेक्शन के दौरान देखा है कि विद्यार्थी एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिख देते हैं। नहीं, कहानी आपकी छोटे-छोटे पैराग्राफ में हो, तो अवतरणबद्धता होनी चाहिए। छोटे-छोटे अवतरण होने चाहिए, 4 से 5 लाइन के अवतरण हों, 4 से 5 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन का अवतरण हो और आप कम से कम 6 पैराग्राफ आप लिखें, तब आप आराम से, आपका 6 पैराग्राफ आप लिखते हैं, तब आप ऑन एन एवरेज 10 से 12 शब्द एक विद्यार्थी लाइन में लिखता है। तो अगर 6 पैराग्राफ का करीब-करीब आप लिखते हैं, तो आप एकदम सेफेस्ट हैं और आपका 250 शब्द हो जाता है। तो अगर सरल शब्द प्रयोग करें, सरल शब्द प्रयोग करें और अवतरणबद्ध लिखें। अगर ये 2 चीज़ें अगर आप ठीक तरह से ध्यान में रखें, तो बड़े प्रभावशाली ढंग से आप कहानी लिखेंगे और अधिक से अधिक अंक आपको मिलेंगे। ठीक है? तो आशा करता हूँ कि कहानी लेखन से संबंधित यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस प्रश्न को आपको समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। और इसके साथ ही अब मैं आलोक त्रिपाठी आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा। फिर एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मित्र आलोक को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।